अक्सर घरों में ये बात सुनने को मिलती है, कभी मजाक में तो कभी ताने में, कि बेटी तो पराया धन होती है, उसका असली हक तो भाई उसके ससुराल में है। पीढ़ियों से हम यही सुनते आए हैं। पर क्या क्या ये वाकई सच है, या फिर कानून की किताबें कुछ और ही कहानी कहती हैं? आज हम इसी सवाल की कह सकते हैं कि तह तक जाएंगे। हमारे सामने जो जानकारी है वो भारत में पिता की संपत्ति पर एक बेटी के अधिकारों के बारे में है, और ये चर्चा हमें सीधे हिंदू उत्तराधिकार कानून और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत बड़े फैसलों की दुनिया में ले जाएगी। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस मुश्किल और सच कहूं तो भावनात्मक टॉपिक को आसान भाषा में समझना, कि शादी के बाद एक बेटी का अपने मायके की संपत्ति पर हक बदलता है या नहीं, और क्या हर तरह की संपत्ति पर एक ही नियम लागू होता है। चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। हमारे स्रोत की कहानी शुरू होती है साल 2005 से। बताया गया है कि इस साल एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार कानून, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक संशोधन। ये क्या था और इसने बेटियों के लिए ऐसा क्या बदल दिया? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 2005 से पहले क्या होता था। सदियों से एक व्यवस्था चली आ रही थी कि परिवार की जो पुरानी पैतृक संपत्ति होती है उसमें बेटी का जन्म से कोई हक ही नहीं था। कोई हक नहीं था? जी, कोई हक नहीं। ये हक सिर्फ बेटों का था। उन्हें जन्म से ही हिस्सेदार माना जाता था। इसके लिए एक कानूनी शब्द इस्तेमाल होता है, कोपार्टनर। कोपार्टनर? हाँ, कोपार्टनर। बेटी परिवार की सदस्य तो थी, पर हिस्सेदार नहीं। एक मिनट, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है, कोपार्टनर। इसका मतलब एक आम इंसान के लिए क्या हुआ? मतलब सदस्य और हिस्सेदार, इसमें क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सदस्य होने का मतलब है कि आपको परिवार में रहने का, गुजारे का हक है। लेकिन कोपार्टनर या समान हिस्सेदार होने का मतलब है कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं, जन्म से ही। अच्छा। आप उसके बंटवारे की मांग कर सकते हैं। तो 2005 से पहले ये जो मालिकाना हक था, ये सिर्फ बेटों को मिलता था। फिर 2005 के संशोधन ने आप समझिए हजारों साल पुरानी व्यवस्था को जड़ से बदल दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानूनी भूकंप था एक तरह से। कानूनी भूकंप? वाओ! तो क्या हुआ इस भूकंप के बाद? इस संशोधन ने साफ साफ कह दिया कि अब से बेटियां भी जन्म से ही कोपार्टनर होंगी। बिल्कुल बेटों की तरह? हाँ, बिल्कुल बेटों की तरह। मतलब अब पैतृक संपत्ति पर जितना हक बेटे का है, उतना ही हक बेटी का भी होगा। कानून ने दोनों को एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा स्रोत कहता है कि बेटी शादीशुदा हो या कुंवारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उस पराया धन वाली सोच पर सीधा हमला है ना? बिल्कुल। और ये कानून का सबसे सोचा समझा पहलू है। कानून बनाने वालों का मकसद ही यही था कि एक महिला की शादी को उसके जन्म सिद्ध अधिकारों को छीनने का बहाना ना बनाया जा सके। कानून साफ कहता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, आप शादीशुदा हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों या अविवाहित, आपके अधिकार वही रहेंगे। मतलब आपकी पहचान आपके पिता की बेटी के तौर पर हमेशा बनी रहती है? जी बिल्कुल। और उसी पहचान से जुड़े ये अधिकार भी। कमाल है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है जो मुझे हमारे स्रोत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। इसमें कहा गया है कि अगर पिता की मौत 2005 से पहले भी हो गई हो, तब भी बेटी का हक बना रहेगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो सिर ही चकरा गया ये पढ़कर। मतलब कानून 2005 में आया, तो ये उससे पहले हुई किसी घटना पर कैसे लागू हो सकता है? ये तो टाइम ट्रैवल करने जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में वैसा ही लगता है। और सच तो ये है कि सालों तक अदालतों में भी इसी बात पर बहस चलती रही। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दिया। अच्छा, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इस टाइम ट्रैवल की पहेली को कैसे सुलझाया? कोर्ट ने इसे एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि सरल नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि 2005 का कानून कोई नया अधिकार बना नहीं रहा है। बना नहीं रहा है? नहीं, वो तो बस उस अधिकार को पहचान रहा है जो एक बेटी का जन्म से ही था। बस हमारा समाज और पुराना कानून उसे मान नहीं रहा था। अच्छा, तो ये रेट्रोएक्टिव नहीं है, बल्कि हमेशा से मौजूद अधिकार को कानूनी मान्यता देना है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, सूरज हमेशा से आसमान में था, लेकिन अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं और 2005 में खिड़की खोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज 2005 में उगना शुरू हुआ। बिल्कुल, वो तो पहले से था। आपको रोशनी अब मिली। ठीक वैसे ही कोर्ट ने कहा कि बेटी का हक जन्म से ही था। 2005 के कानून ने तो बस उस कमरे की खिड़की खोली है। तो इसीलिए पिता
उस कानून के लागू होने के समय जीवित थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त बस इतनी है कि 9 सितंबर 2005 को जब ये कानून लागू हुआ, बेटी जीवित होनी चाहिए। इस एक फैसले ने, आप यकीन मानिए, लाखों बेटियों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दिया। वाह, ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। ठीक है, तो ये तो हुई कानूनी अधिकार की बात। लेकिन हमारा स्रोत एक और बहुत ज़रूरी फ़र्क बताता है, संपत्ति के प्रकारों के बारे में। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर पारिवारिक झगड़ों की जड़ यहीं छिपी होती है। तो पहली है पैतृक संपत्ति। ये क्या होती है? स्रोत के मुताबिक पैतृक संपत्ति, या जिसे अंग्रेजी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो संपत्ति है जो आपके पिता को उनके पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। और इसकी एक खास पहचान है, ये परिवार में पुरुषों की 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो। अविभाजित मतलब उसका कभी रस्मी बंटवारा ना हुआ हो। हाँ, बिल्कुल। और इस संपत्ति को आप ऐसे समझिए जैसे वो एक पुरानी पारिवारिक तिजोरी है। ठीक है। जिसकी चाबी हर बच्चे को जन्म के समय अपने आप मिल जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पिता उस तिजोरी के रखवाले हो सकते हैं, लेकिन वो किसी एक बच्चे से उसकी चाबी छीन नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब बेटी का हक इस पर जन्म से है और ये छीना नहीं जा सकता। नहीं छीना जा सकता। पिता अपनी वसीयत में भी ये नहीं लिख सकते कि पैतृक संपत्ति का मेरा हिस्सा मेरी बेटी को नहीं बल्कि किसी और को मिलेगा। वो गैर कानूनी होगा। अच्छा, ये तो हुई दादा परदादा की संपत्ति की बात। लेकिन उस घर का क्या, जो मेरे पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है? क्या उस पर भी मेरे भाई और मेरा बराबर हक है? यहाँ मामला बदल जाता होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर दूसरी तरह की संपत्ति आती है, जिसे स्रोत खुद की कमाई हुई संपत्ति या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहता है। ये वो संपत्ति है जो पिता ने विरासत में नहीं पाई, बल्कि अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, अपनी मेहनत से खरीदी है। तो इस पर क्या नियम लागू होते हैं? इस मामले में कानून पिता को पूरी आजादी देता है। वो इस संपत्ति के एकमात्र मालिक हैं। इसे आप एक खाली कैनवस की तरह समझ सकते हैं, जिस पर पिता अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं। मतलब वो अपनी वसीयत के जरिए इसे किसी को भी दे सकते हैं? किसी को भी। चाहे तो पूरा बेटे को दे दें, चाहे तो पूरा बेटी को, या अपनी पत्नी को, या किसी चैरिटी को दान कर दें। उनका फैसला आखिरी होगा और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस पर बेटी या बेटे का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए एक पिता अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति के लिए कोई वसीयत लिखे बिना ही गुजर जाते हैं, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। अगर पिता बिना वसीयत किए, जिसे इंटेस्टेट कहते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति पर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा, और ये नियम बहुत साफ हैं। क्या कहते हैं ये नियम? ये नियम कहते हैं कि संपत्ति उनके सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों यानी क्लास 1 एयर्स में बराबर बांटी जाएगी। और ये प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी कौन है? तो इनमें उनकी पत्नी यानी बच्चों की माँ, उनके सभी बच्चे चाहे बेटे हों या बेटियां, और उनकी अपनी माँ यानी बच्चों की दादी शामिल होती हैं। तो इसका मतलब इस स्थिति में पिता की अपनी कमाई हुई संपत्ति पर भी बेटी का उतना ही हक होगा जितना बेटे का। बिल्कुल, वसीयत का ना होना बेटी के बराबर के अधिकार को अपने आप पक्का कर देता है। ये जानकारी बहुत काम की है। लेकिन कानून अपनी जगह है और समाज की सच्चाई अपनी जगह। मान लीजिए किसी बेटी को ये सारे कानूनी अधिकार पता हैं, लेकिन परिवार वाले, खासकर भाई, उसे उसका हिस्सा देने से साफ मना कर दें। कहें कि तुम्हारी तो शादी हो गई, अब यहाँ क्या लेने आई हो? तब क्या किया जा सकता है? क्या ये अधिकार सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं? नहीं, ये अधिकार सिर्फ कागजी नहीं है। हमारा स्रोत इसका एक ठोस कानूनी रास्ता बताता है। अगर कोई परिवार हिस्सा देने से मना करता है, तो बेटी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इसके लिए उसे एक दीवानी मुकदमा, एक सिविल सूट दायर करना होता है, जिसे पार्टीशन सूट कहते हैं। पार्टीशन सूट यानी संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा। ये क्या होता है? ये कैसे काम करता है? ये अदालत में एक औपचारिक अर्जी है, जिसमें बेटी कहती है कि फलां संपत्ति में मेरा इतना हिस्सा बनता है और मुझे मेरा हिस्सा अलग करके दिया जाए। उसे ये साबित करना होता है कि संपत्ति पैतृक है या फिर पिता की अपनी संपत्ति है, जिसे उन्होंने बिना वसीयत के छोड़ा है। और फिर इसके बाद अदालत दूसरे पक्ष को, यानी भाई या जो भी संपत्ति पर कब्जा किए बैठा है, उसे नोटिस भेजती है। दोनों पक्षों को सुना जाता है
और सबूतों के आधार पर अदालत फैसला करती है कि किसका कितना हिस्सा है और फिर बंटवारे का आदेश देती है। तो मतलब कोई भी भाई अपनी बहन को उसके कानूनी हक से वंचित नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। स्रोत का अंत एक बहुत मजबूत और यादगार लाइन से होता है। शादी के बाद आपका सरनेम बदलेगा, आपका रिश्ता नहीं और ना ही आपका अधिकार। ये एक लाइन तो जैसे पूरे कानून की आत्मा को पकड़ लेती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये पूरे कानून का निचोड़ है, उसकी आत्मा है। ये उस सदियों पुरानी सोच को तोड़ती है कि शादी होते ही बेटी एक परिवार से कटकर दूसरे परिवार की अमानत बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रिश्ता, उसकी पहचान और सबसे जरूरी संपत्ति से जुड़े उसके अधिकार शादी की वजह से खत्म नहीं होते। ये सामाजिक सोच से कानूनी सोच की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बातें निकल कर आई हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, 2005 के कानून ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का जन्मसिद्ध हिस्सेदार यानी को-पार्टनर बना दिया है। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। दूसरी, ये हक बेटी की शादी होने या ना होने से नहीं बदलता और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया है कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हो गई हो तब भी बेटी का ये हक जिंदा रहता है। हाँ, ये बहुत बड़ा स्पष्टीकरण था। तीसरी बात, दो तरह की संपत्ति में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है पैतृक संपत्ति जिसमें हक जन्म से मिलता है और जिसे पिता छीन नहीं सकते, और दूसरी है पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति जिस पर उनकी वसीयत ही सब कुछ तय करती है। चौथी, अगर पिता अपनी कमाई हुई संपत्ति की कोई वसीयत छोड़कर नहीं जाते तो उस पर भी बेटी का हक बेटे के बराबर ही होगा। जी, बराबर का। और आखिरी बात, अगर परिवार हक देने से मना करे तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। पार्टीशन सूट यानी बंटवारे का मुकदमा दायर करने जैसा मजबूत कानूनी रास्ता मौजूद है। बिल्कुल, अधिकार मांगने से मिलता है। ये सारी जानकारी कानूनी ढांचे के बारे में है जो अब काफी मजबूत लगता है, लेकिन ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि जो बदलाव कानून की किताबों में आया है क्या वो हमारे घरों और परिवारों तक भी पहुंचा है। जहां कानून एक साफ रास्ता दिखाता है, वहीं जब कोई बेटी या बहन परिवार के भीतर खड़े होकर अपना हक मांगती है तो उसे आज भी किन व्यवहारिक और भावनात्मक चुनौतियों से गुजरना पड़ता होगा। क्या कानूनी लड़ाई रिश्तों की कीमत पर जीती जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी कानून की किताब में नहीं मिलता।